हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूं वो है फिर से चर्चा में आया कावेरी नदी जल विवाद। आपको पता है भारत के अंदर कई सारे नदी जल विवाद चल रहे हैं, जैसे कि आपका कावेरी वाला हो गया, कृष्णा वाला हो गया, रावी वाला, ब्यास वाला, महादेवी वाला, वंशधारा वाला, कई सारे नदी जल विवाद आपको देखने को मिल जाएंगे। जो कावेरी वाला है वो अक्सर आपको चर्चा में दिख जाता है और अभी एक बार फिर से वो खबरों में आ चुका है। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो आपके संवैधानिक प्रावधान है उनको भी देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या समाधान के रूप में अभी तक संसद ने किया है वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आपको मैं खबर दिखा देता हूँ। खबर है कि वाई इज़ द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन। ठीक है, तो क्यों वापस से ये उठ गया है, तो इस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए इसमें वैसे तो सारा क्या है कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको जो मिलेंगी वो नंबर्स की मिलेंगी। ठीक है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नंबर से ज़्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। खैर, उस सब बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक P2I बैच की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारा जो नया P2I बैच जिसकी शुरुआत 23 अगस्त से हो रही है शाम के 6 बजे, उसके लिए अगर आप हिंदी, इंग्लिश या आपके बाइलिंगुअल किसी भी भाषा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी वो मौजूद है। और उसके लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये 29,999 में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के लिए आपको एक और सुविधा है। आज अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो हमारी पुरानी वाली वो सेल जो कि 15 अगस्त तक चल रही थी वो आज तक और एक्सटेंड हुई है। तो उसमें अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यही कोर्स आपको 26,999 में मिल जाएगा। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, कई सारे इसमें फीचर्स हैं, जैसे कि लाइव क्लास होती है, मेंटोरशिप की सुविधा होती है। इसके अलावा आपकी कॉपी चेकिंग है जो वो लगातार डेली बेसिस पर होती है। आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं लिखने के लिए, आपको MCQs दिए जाते हैं करने के लिए। तो इंटीग्रेटेड तरीके से आपकी पूरी तैयारी पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर आप प्री जब पास करते हैं तो जैसे ही आप प्री को पास करेंगे वैसे ही आपको यहाँ बुला लिया जाएगा हेड ऑफिस में, और आपके फिर उसके बाद की रहने खाने की सारी सुविधा जो भी है, पढ़ने की A to Z सारी फैसिलिटी है जो वो स्टडी IQ वहन करेगा। ठीक है, तो इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिए। बहुत शानदार बैच है ये, जिसके तहत आप अपनी कंप्लीट तैयारी मजबूती से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको ये फोटो ही दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आपको ये चीज दिख रही होगी कि जो कावेरी नदी है उसका उद्गम यहां से हो रहा है, मतलब ब्रह्मगिरी हिल से जो कि कर्नाटक में है वहां से इसका उद्गम होता है और फिर उसके बाद ये आपके तमिलनाडु में जाती है। अब आपको ये बात पता है कि इस मामले में ये जो आपका कर्नाटक हो गया, ये हो गया ऊपरी तटवर्ती राज्य। ऊपरी तटवर्ती राज्य का मतलब होता है अपर राइपेरियन स्टेट, मतलब ऐसा राज्य जो जहां से उद्गम है, जहां से पानी का सोर्स है ना। ये शब्द आपने अक्सर जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी वाला डिस्प्यूट जो चलता है ना, सिंधु जल संधि वाला, ठीक है, तो उसमें आपने सुना होगा अपर राइपेरियन स्टेट उसमें हम हो जाते हैं, हम उसमें मतलब भारत हो जाता है, और पाकिस्तान है जो वो हम पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो 5 नदियाँ हैं ऊपर, सॉरी जो उसमें जो 6 नदियाँ हैं उसमें क्योंकि काउंट है ना, ब्यास को भी उसमें रखा गया है, और ब्यास है जो वो हरिके में जा करके मिल जाती है, जबकि आपको पता होगा कि पंजाब के हरिके में मिल जाती है। खैर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने क्योंकि टॉपिक छेड़ ही दिया है तो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी जो पश्चिमी नदियाँ हैं जिसमें आपकी झेलम आ जाती है, चेनाब आ जाती है और सिंधु, ठीक है, तो ये जो पश्चिमी नदियां हैं इनका प्रयोग पाकिस्तान करता है। और आपका जो नीचे की जो 3 है, मतलब जो जिनको हम पूर्वी नदियां कहते हैं, पूर्वी नदियां कौन सी होती हैं? रवि, ब्यास और सतलज। रवि, ब्यास और आपकी सतलज, ठीक है, ये वाली, ये आपकी क्या है? पूर्वी नदियां हैं। पूर्वी नदियां हैं, इनका प्रयोग भारत को करना है। तो ये टोटल 6 हैं, तो जिसमें हम अपर राइपेरियन स्टेट होते हैं जहां से पानी होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर हमेशा पाकिस्तान हम पर एलिगेशंस लगाता रहता है कि यहाँ पर डैम बना दिया, आपने ट्रीटी को फॉलो नहीं किया। तो ये इस तरह की चीज़ें अपर राइपेरियन, हमेशा अपर राइपेरियन स्टेट को फायदे में रहना होता है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा उल्टा है। खैर मैं शब्द की चर्चा कर रहा था क्योंकि यहाँ पर भी मैं ये शब्द अंतर्राज्यीय मामले में भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हम, ये कर्नाटक है जो अपर
राइपेरियन स्टेट है, और इसके ऊपर तमिलनाडु है जो वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है किस पर, कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी का पानी है जो जितना कि डिसाइड हुआ है कि भाई आपको यहाँ पर देना ही देना है, उससे ज़्यादा आप मतलब उससे कम आप उतना रोक नहीं सकते उस पानी को, तो वो विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, मामला क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इतनी डिपेंडेंसी कावेरी नदी पर, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी तमिलनाडु की क्यों है। देखिए, जब मानसून आता है तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर क्या है कि आपकी ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब मानसून केरला कोस्ट पर टकराता है तो उसके बाद ये ऐसे करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ इस मानसून का पानी जो है वो मिल नहीं पाता, तो यहाँ रह जाता है सूखा। ठीक, कर्नाटक भी इस बार कह रहा है कि भाई ये जो मानसून आया है तो वो आपका कावेरी का जो कैचमेंट एरिया है, कावेरी का किनारे वाला जो एरिया है, वहां पर पानी उसका मानसून का भी उसे भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी की कमी है। तो उनका जो कहना है वो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद ही पानी नहीं है तो हम आपको दें कहाँ से। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ये है कि हमें मानसून का पानी भी नहीं मिलता है और सिर्फ कावेरी ही है जो हमारी पूरी पूर्ति कर सकती है, तो हमें तो पानी की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रखा है, जिसकी वजह से ये वापस से चर्चा में आ चुका है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि स्थिति क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, मामला क्या है आपका, जो ये कावेरी वाला मामला, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मामला क्या है, देखिए इसमें अभी जो अगर खबरों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन किया कि भाई 24,000 क्यूसेक पानी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये कावेरी रिवर वाटर कमीशन जो बना, इसने भी ये कहा कि 15,000 क्यूसेक 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में आपको देना है। ठीक है, अब कर्नाटक क्या कह रहा है, कर्नाटक कह रहा है कि भाई हम 8,000 क्यूसेक से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, 8,000 क्यूसेक से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही है जो वो पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ये वाला विवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी देखना है कि इतना पानी है जो वो देता है या नहीं दे पाता, ये चीज़ भविष्य ही बताएगा। ठीक है, फिलहाल जो डिस्प्यूट है वो इसी चीज़ का चल रहा है। तो खैर ये नंबर आपको याद नहीं करने, बस ये मैं आपको समझने के लिए और आपको बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर एज ए स्टूडेंट क्या काम की चीज़ है, तो एज ए स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्यीय जल विवाद है जो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं, ठीक है, ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत आपको एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 262, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके तहत भी आपको दो प्रावधान है जो उनको याद रखना है, जिसके तहत पहले में ही ये चीज लिखी गई है कि इस प्रावधान के तहत संसद को ये पावर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, संसद शब्द को यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, संसद को ये पावर दी गई है कि वो, संसद के पास ये स्थिति, ये पावर होती है कि वो कानून बनाकर अंतर्राज्यीय जल नदी है जो, ठीक है, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी है ना, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के वितरण से संबंधित, दूसरा इसके उपयोग से संबंधित। ठीक है, इसके वितरण से संबंधित, इसके उपयोग से संबंधित और तीसरा इसके नियंत्रण से संबंधित। ठीक है, ये नियम है जो वो कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज। दूसरा प्रावधान और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि दूसरी बात जो यहां पर कही जा रही है वो ये है कि संसद है जो वो नियम बना करके ऐसा नियम बना सकती है कि संसद विधि द्वारा, है ना, विधि द्वारा ऐसा नियम बना सकती है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही आपका हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही हैं जो वो अपने मतलब विवाद के मामले में अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, कौन, संसद के द्वारा ये नियम बनाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो
रोक सकती है कि अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया और अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, तो उस पर मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। तो क्या है, तो ये आपको दो प्रावधान है जो वो इनका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं समाधान की, है ना, क्योंकि आपको पता है कि सबसे विवादित मामलों में से एक मामला ये जल विवाद वाला होता है, ठीक है। तो इसके अगर हम समाधान की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बस ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या किया गया है। तो 1956 में एक बोर्ड के गठन की बात की गई, ठीक है, बोर्ड के गठन की। 1956 में एक बोर्ड के गठन की बात की गई कि अगर इनकेस कोई भी समस्या आती है तो उस केस में नदी जल विवाद बोर्ड बना दिया जाएगा और वो है जो वो इस पर जो अपने रिकमेंडेशन देगा या इसका समाधान लेकर के आएगा। तो यहाँ पर एक तो आपको ये याद रखना है कि 1956 में जो नदी जल विवाद बोर्ड के बारे में कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि आज तक ऐसा कोई बोर्ड बना नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना, ठीक। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो नदी जल विवाद अधिनियम 1956, नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है एक, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर कोई समस्या आती है, अगर मतलब मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में क्या बनाया जाएगा, न्यायाधिकरण, मतलब आपका ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ठीक है। न्यायाधिकरण के मामले से में मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है दो राज्यों के बीच, तो ये कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है दो राज्यों के बीच तो उस केस में केंद्र के पास ये पावर होगी, केंद्र के पास ये पावर होगी कि वो राज्यों से, ठीक है, राज्यों से परामर्श कर न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर समस्या की बात करें तो इसमें जो समस्या थी वो ये थी कि कोई भी टाइम यानी कि कोई भी समय सीमा की बात नहीं करता, ये समय सीमा, ठीक है। अब क्योंकि ये किसी समय सीमा की बात नहीं करता तो वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मान लीजिए कि केंद्र में जो जिस पार्टी की सरकार है और विवाद अगर राज्य में जो विवाद उसी पार्टी की सरकार के साथ हो रहा है तब तो समाधान हो जाता था, ट्रिब्यूनल बन जाता था, ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर अलग है तो फिर इसमें क्या है, बहुत लंबा डिले हो जाता था, ठीक है। तो उसके बाद आया आपका सरकारिया कमीशन, ठीक है। और सरकारिया कमीशन है जो उसकी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, सरकारिया कमीशन की आयोग है जो सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशंस, आपकी जो सिफारिश है, ठीक है, उसके आधार पर क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि ये जो ट्रिब्यूनल है इसको बनाने के लिए समय डिसाइड करो और इसको दिया गया उन्होंने 1 साल का समय कि केंद्र सरकार को अगर कोई विवाद होता है दो राज्यों के बीच तो केंद्र सरकार की मजबूरी है कि वो 1 साल के भीतर भीतर इसको न्यायाधिकरण का गठन करेगी, मतलब ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। और ये जो ट्रिब्यूनल है ये अपनी रिकमेंडेशन कितने समय में देगा, 3 साल के भीतर भीतर देगा, ठीक है। तो ये वो समाधान के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं जो कि आप अपने आंसर्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक बहुत ही विवादित मामला रहता है और ये हमेशा बार बार आपको उठता है। तो अलग अलग जब भी जिस भी सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से आपको इसमें आंसर करना है। तो ये न्यूज़ जो अभी रिसेंटली मार्केट में आई हुई है, मतलब न्यूज़पेपर्स में जो चल रही है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको जो ये एक चीज़ ये दिमाग में आ रही होगी कि सर राज्य का ये जो पानी है ना, वाटर, ये तो राज्य सूची का विषय है ना। ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है कि राज्य सूची का विषय है। तो क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है तो यहां पर आपको ये समझना है, देखो कि राज्य सूची का विषय होने की वजह से राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर की जो समस्या है, मतलब कहने का कि नहर से संबंधित कोई समस्या, नहर बनानी है, वहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो वो सारी चीजें हैं जो इरिगेशन से संबंधित हो गया, जो भी राज्य के भीतर की समस्या है वो सब तो स्टेट देखता है, अभी भी स्टेट ही देख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे इंटर स्टेट हो जाता है मामला, ठीक है, इंटर स्टेट वाला मामला है जो, तो वो आपकी जो प्रविष्टि 56 है, सेंटर की, केंद्र की जो प्रविष्टि नंबर 56, ठीक है,
उसमें दिया गया है कि इंटर स्टेट वाला मामला है जो, इसमें कौन काम करेगा, इस पर आपका सेंटर काम करेगी, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा ये। तो इसलिए जब भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित आता है तो ही सेंटर आता है, ठीक है। दो राज्य जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक ही राज्य का मामला है तो वो फिर राज्य सरकार अपना खुद ही नियम बनाती है, खुद ही उसमें निपटती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करके या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ को सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।